हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सभी को प्रातः काल का प्यार भरा नमस्कार। चलिए दोस्तों, आगे हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से। अब तक जो हम पढ़ चुके हैं, एक का अध्याय पढ़ चुके हैं, मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का केंद्र बिंदु, मानव भूगोल के विभिन्न भूगोलवेताओं द्वारा जो विचारधारा दी उसके बारे में, मानव भूगोल के क्षेत्र वो क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। और मानव को प्रभावित करने वाले कारकों वो भी हम पढ़ चुके हैं। और लेसन नंबर 2 है जनसंख्या वितरण एवं घनत्व व वृद्धि के बारे में हम जो अध्ययन कर रहे हैं। जो जनसंख्या वितरण एवं घनत्व हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या प्रवास। देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कि जनसंख्या प्रवास क्या होता है। क्या आज का टॉपिक है? जनसंख्या प्रवास। क्या है? जनसंख्या प्रवास। ठीक है, हाँ जी। देखो, जनसंख्या प्रवास में क्या है कि हम कैसे अध्ययन करेंगे कि किसी क्षेत्र या स्थान में जो लोग रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई स्थान है। क्या है? स्थान है, ठीक है। और ये भी स्थान है, ठीक है। क्या है? स्थान, ठीक है, हाँ जी। देखो, कोई व्यक्ति या जो वहाँ रहने वाले लोग, वहाँ की जनसंख्या यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पलायन करती है, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाती है, या फिर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, क्या कहलाता है? प्रवास। यदि हमें भूगोल के संदर्भ में यदि हम पढ़ें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है? प्रवास। क्या कहलाता है बेटा? प्रवास, ठीक है। यदि ओनली प्रवास की बात करें तो क्या होता है? स्थान बदलना। क्या होता है? स्थान बदलना। ये क्या है? सामान्य शब्दों में प्रवास का अर्थ होता है स्थान बदलना। यदि कोई व्यक्ति है एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, अपना जो जन्म स्थल होता है, जन्म स्थल से वो दूसरे स्थान पर जो है गमन करता है, चला जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रवास। हाँ जी। तो हम कह सकते हैं कि जो है विश्व की जनसंख्या के जो विभिन्न देश हैं, जहाँ अधिक पॉपुलेशन रहती है या फिर कम पॉपुलेशन होती है, वो क्या करते हैं? अपनी आवश्यकता के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करते हैं। मतलब कि अपना जो स्थान है वो बदल लेते हैं, क्योंकि अपनी सुविधा और अपने विकास के लिए अपने देश, समाज व अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। जैसे रोजगार के अवसर हो गए, शिक्षा के अवसर हो गए, चिकित्सा और किसी क्षेत्र में जो उनको अनुकूल वातावरण मिलता है, साथ ही उनकी जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, और अपने समाज का व राष्ट्र का विकास करने के लिए वो क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करते हैं। या फिर इसके विपरीत कोई महामारी आ जाती है, जैसे कि कोरोना आया था पूरे विश्व में, तो क्या हुआ? बहुत सारे परेशानियों को जो है प्रत्येक देश को झेलना पड़ा था। कि जैसे कि कोरोना जो महामारी है, उसमें विभिन्न देश के लोग जो है महामारी से ग्रसित हो गए थे, और
उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उन आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसलिए उस समय भी जो है प्रवास की कुछ भूमिका रही है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग गए थे, अपना जो स्थान बदला था, या फिर एक देश से दूसरे देश में वो गए थे, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में अपना जो है जो क्षेत्र है ये पहले देश, और एक देश से दूसरे देश में जो गए वो जो स्थान है और जिस देश में वो पहले रहते थे वो स्थान, कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है, या फिर स्थान बदलना सामान्य भाषाओं में क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि जहाँ शिक्षा के अवसर अधिक होंगे, रोजगार के अवसर अधिक होंगे, अनुकूल वातावरण वहाँ पे अधिक होगा, साथ में संस्कृति सभ्यता से संबंधित वहाँ जो क्रियाकलाप होते हैं, धर्म जाति भाषा व समुदाय को लेकर विभिन्न प्रकार की जो छूटें होती हैं, उन छूटों के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, सरकार द्वारा जो उनको सुविधाएं मिलती हैं उन सुविधाओं का वो लाभ उठाने के लिए वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। क्योंकि जहाँ जो है वहाँ एक उचित मूल्य या फिर एक अनुकूल वातावरण उनको मिल रहा है तो वहाँ जनसंख्या जो है कहीं ना कहीं निवास करेगी। तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाना पसंद करेगी। वहाँ जो वर्तमान समय में जहाँ पे वो गए हैं उस स्थान की जो है क्या कि अनुकूल वातावरण, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य तथा व्यवसाय, उद्योग धंधे और जो बेरोजगारी है जो है उसको कम करने के लिए, मतलब कि एक ही छोटा सा जैसे कि कोई परिवार है, उस परिवार के अंदर यदि 5 लोग काम करते हैं और खाने वाला एक है, वहीं यदि हम इंडिया की बात करें विश्व के मुताबिक जैसे कि चीन है, अमेरिका है, जापान है, उन देशों के बजाय भारत में क्या होता है कि किसी फैमिली में जो है काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होती है, जो कम होती है, जबकि चाइना, ठीक है, और अमेरिका, रूस, जापान, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों में क्या होता है कि वहाँ क्या है कि कमाने वाले क्या होते हैं, अधिक होते हैं, और जो खाने वाले वो क्या होते हैं, कम होते हैं। कहने का मतलब वहाँ जो विकसित समाज के विकास का जो स्तर है वो क्या करता है, ऊपर की ओर बढ़ते रहता है, और वह देश वह समाज उतना ही विकसित करेगा। लेकिन सबसे मुख्य भूमिका होती है शिक्षा की। किसकी? शिक्षा की। किसी देश, राष्ट्र या समाज में जितना शिक्षा का ज़्यादा प्रभाव रहेगा वो देश, समाज व राष्ट्र उतना ही उन्नति करेगा। जैसे कि अमेरिका जो देश है उस देश के अंदर क्या होता है कि जो शिक्षा के अवसर है वो अधिक हैं और वो लोग जो है वहाँ ज़्यादा शिक्षित हैं, तो वहाँ रोजगार के अवसर भी अधिक हैं, विभिन्न प्रकार की चिकित्साएँ सुविधाएँ वो भी अधिक हैं, जो वायुयान जो है वहाँ पे वो भी क्या है बिल्कुल परफेक्ट वाइज है वहाँ पे। साथ ही जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था भी क्या है, वो कहीं ना कहीं इंडिया के मुताबिक विकसित देश होने के कारण बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और विदेशी मुद्रा की हम बात करें, विदेशी मुद्रा की, तो उस मुद्रा की क्या है, वैल्यू भी है, ठीक है, हाँ जी। तो हम कह सकते हैं जहाँ जो है एक संतुलित और एक जो है अनुकूल वातावरण मिलेगा कि वहाँ क्या करेगी जनसंख्या या फिर व्यक्ति एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करेगा, यानी एक ही स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो है गमन करेगा, वो क्या कहलाएगा, प्रवास, ठीक है, हाँ जी। देखो जो है उद्गम स्थान पे जो व्यक्ति रहता है वो क्या कहलाएगा, उत्प्रवासी। क्या कहलाएगा, उत्प्रवासी, उत्प्रवासी,
कहने का मतलब ये जो पहले से ही रहता है, जो अपने जन्म स्थल से मानव रहता है। ये जैसे कि ये क्या है, ये मानव है, ये मानव का ये क्या है, स्थान, यानी कौन सा स्थान है, जन्म स्थान। क्या, जन्म स्थान, ठीक है, हाँ जी। और दूसरा मैंने क्या बताया था, बी जो मानव है वो कौन सा मानव है, कौन सा बेटा, गंतव्य मानव। कौन सा है, गंतव्य, गंतव्य, ठीक है। ये कौन सा हो गया कि ए जो मानव है वो बी स्थान पे आया तो वो वहाँ पे क्या कहलाएगा, गंतव्य। और जो है गया कौन है, ए मानव गया है, ठीक है, हाँ जी। ए मानव बी स्थान पे ये दी जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है, ठीक है। तो ये मानव इस स्थान पे क्या कहलाएगा, गंतव्य, क्या कहलाएगा, गंतव्य कहलाएगा। वहीं यदि हम प्रवासी की बात करें तो ये क्या क्या कहलाएगा, अप्रवासी। क्या कहलाएगा, अप्रवासी, क्या कहलाएगा, अप्रवासी। मतलब कि यहाँ इस मानव ने, मानव ए ने क्या किया, बी स्थान पे गया, बी स्थान पे जाने के बाद ये यहाँ पे क्या कहलाया, अप्रवासी। मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या क्या किया इसने, आया है ये, मतलब स्थान ए से ये स्थान बी आया है। मतलब कोई देश या समाज या राष्ट्र का जो व्यक्ति है वो दूसरे देश, समाज या राष्ट्र में जाके रहता है तो वहाँ क्या क्या कहलाएगा, वो अप्रवासी। क्या कहलाएगा, अप्रवासी, ठीक है, हाँ जी। जो पहले से ही रहता हो स्थान ए पे, या फिर जैसे कि कोई भारत का व्यक्ति है वो दूसरे देश में यदि जाएगा और वहाँ जाके वो रहता है तो क्या कहलाएगा, वो अप्रवासी। वहीं यदि वहाँ जो लोग हैं वो पहले से ही रह रहे हैं अपने जन्म स्थल से और अपनी भूमि से, अपने वातावरण के साथ वो जुड़े हुए हैं तो वो कौन से हैं, उत्प्रवासी, ठीक है, हाँ जी। ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये जो यहाँ स्थान ए है, ठीक है, स्थान ए में क्या होगा कि यह जनसंख्या जो है, जनसंख्या जो है क्या आएगी, जनसंख्या निवास या फिर जनसंख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। कहने का मतलब स्थान ए से यदि कोई व्यक्ति स्थान बी पर निवास करता है तो बी पर निवास करने के कारण ए जो स्थान है उस स्थान में क्या होगा, जो है जनसंख्या की क्या आएगी, कमी आएगी। यदि जनसंख्या की कमी आएगी तो वहाँ पे क्या होगा कि जो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या जो घनत्व है वो क्या होगा, कम मिलेगा। और जनसंख्या घनत्व है कम होने के कारण वहाँ क्या होंगे, रोजगार के जो अवसर है वो भी कम होंगे। और जो है उद्योग धंधे हैं, शिक्षा, व्यवसाय या फिर जो भी मानव की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति इतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं नहीं चला पाएंगे। और साथ ही जो है इन लोगों का जो रहन सहन है, जो यहाँ का वातावरण है वो इतना विकसित नहीं हो सकता जितना एक विकसित राष्ट्र, समाज या देश में एक आम व्यक्ति का जो जीवन स्तर जिस तरीके से होता है वो जो है ये उत्प्रवासी है उस व्यक्ति का इतना नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई भी मानव व्यक्ति जो एक स्थान पे दूसरे स्थान पे क्यों जाता है उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, कि एक सिर्फ यही कारण नहीं होता कि उस स्थान पे मतलब के अनुकूल उसको वातावरण है इस वजह से वो जा रहा है। यदि वातावरण के साथ वो समायोजन भी करता है तो वो वातावरण के साथ समायोजन की क्रिया, वो यदि सुविधाएं थोड़ी कम है तो वातावरण के साथ वो समायोजन कर सकता है। लेकिन अगर वहाँ शिक्षा की सुविधा भी नहीं होगी, चिकित्सा की सुविधा भी नहीं होगी और यातायात की भी सुविधा नहीं होगी और रोजगार के अवसर भी नहीं होंगे, ठीक है,
और जो अपने सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं किसी धर्म, जाति, समुदाय या क्षेत्र या फिर वनस्पति भी या फिर कृषि योग्य भूमि भी उसको नहीं मिले पाएगी, तो क्या करेगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना स्वाभाविक उसकी प्रवृत्ति रहेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है बहुत सारे मानव के भौतिक या फिर सामाजिक या फिर आर्थिक कारक होते हैं। इन कारकों की वजह से जनसंख्या जो है एक देश से दूसरे देश की तरफ, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की तरफ, गाँवों से शहरों में, शहरों से गाँव में, शहर से शहर में और गाँव से शहरों में। ठीक है, हाँ जी। इसकी क्या क्या कंडीशन है कि 4 कंडीशन है। नंबर 1 देखो, एक गांव से दूसरे गांव में। ठीक है, हाँ जी। नंबर 2 क्या है, गांव से शहर। क्या, गांव से शहर मतलब एक जो गांव है वो दूसरे गांव या फिर तरफ, या फिर एक गांव से दूसरे शहर की तरफ, या फिर एक शहर से दूसरे शहर की तरफ। ठीक है, हाँ जी। या फिर नंबर 4 क्या कंडीशन है कि शहर से गांव की तरफ, शहर से गांव की तरफ। ठीक है, हाँ जी। इसमें 4 कंडीशन होंगी। उन 4 कंडीशनों में क्या होगा कि यदि शहर में महामारी का प्रकोप ज़्यादा है, जैसे कोरोना महामारी थी, तो कोरोना महामारी में जो भारत के जैसे लोग थे तो वो विभिन्न देशों में अपने शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए वो गए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कोरोना जो महामारी हमारे देश में आई, तो कोरोना महामारी से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उस क्षेत्र जो देश जहाँ वो रहते थे उसको छोड़ के उन्होंने क्या किया, जो अपने खुद के देश, समाज और गांव में वो आए, तो वो क्या कहलाए, वो प्रवासी। ठीक है, यानी प्रवास को कहीं ना कहीं प्रभावित उन्होंने किया। ठीक है, हाँ जी। हम आगे हमें चर्चा करेंगे कि जनसंख्या का जो है प्रवास कितने प्रकार का होता है। जनसंख्या का जो प्रवास है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो स्थायी हो गया। ठीक है भाई, जो है एक स्थायी मतलब कि जो नियमित रूप से या फिर काफ़ी सालों से जो चलते आ रहा है वो। दूसरा नंबर 2 जो है अस्थायी प्रवास। नंबर 3 जो है मौसमी प्रवास। चलिए दोस्तों, हम स्थायी प्रवास के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, स्थायी प्रवास, ठीक है, हाँ जी। तो स्थायी प्रवास में क्या होता है, यदि हम विश्व की बात करें तो जैसे कि कोरोना महामारी थी, उस टाइम क्या किया कि जैसे अमेरिका और चीन, जापान तथा विभिन्न देशों में जो लोग वहाँ काफ़ी सालों से वहाँ पे रह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो स्थान है उस स्थान को जो उन्होंने किसी भी परिस्थिति में अपना जो स्थान है वो छोड़ा नहीं, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया और वातावरण के साथ समायोजन किया उन्होंने। और समायोजन करने के बाद अपना जो महामारी से लड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई, उन योजनाओं का भरपूर फायदा उठाते हुए उन्होंने जो कोरोना महामारी से वो नियमित रूप से लड़े और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्होंने जाना सक्षम समझा, लेकिन एक विशेष कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने जाना समझा। हाँ जी, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थायी प्रवास है उसको भी कहीं ना कहीं जो है
जनसंख्या वितरण का जो एवं घनत्व है को कहीं ना कहीं प्रभावित तो किया है। लेकिन जो स्थायी प्रवास क्या हो गया कि एक स्थान से आए और इसी एक ही स्थान पे आके बस गए, वो क्या कहलाया? स्थायी प्रवास। ठीक है, हाँ जी, क्या कहलाया? स्थायी प्रवास। जैसे कि कोई व्यक्ति स्थान ए से आया, ठीक है, और स्थान बी पे जाके वो परमानेंट रूप से बस गए, तो क्या कहलाया? वो स्थायी प्रवास। क्या कहलाया? स्थायी प्रवास। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी परिस्थिति में उन्होंने क्या नहीं किया? अपना स्थान बदला नहीं। क्या नहीं किया? स्थान बदला नहीं। ठीक है, वो क्या कहलाया? स्थायी प्रवास। विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने प्रकृति के साथ अपना समायोजन किया और अपनी जो समस्त सामाजिक व सांस्कृतिक जो भी उनकी गतिविधियाँ थी और जो भी अपने समस्त क्रियाकलाप थे, उन क्रियाकलापों को सुचारू रूप से उन्होंने रखा। हाँ जी। नंबर 2 है अस्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास, जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है हमको, अस्थायी प्रवास क्या होता है वो देखो। नंबर 3 है, क्या है? अस्थायी प्रवास। जैसा कि इसके नाम से विदित हो रहा है, अस्थायी का मतलब क्या है भाई? जो स्थायी ना हो, जो स्थायी ना हो, ठीक है, जो स्थायी ना हो। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि जैसे कि कोरोना महामारी आई, उस महामारी में क्या किया? जो लोग एक बार अपने देश को छोड़ के दूसरे देश की तरफ उन्होंने पलायन किया, मतलब यही कि देश को छोड़कर दूसरे देश में वो गए। फिर वहाँ जैसे ही अपने देश में अनुकूल वातावरण हुआ और जो देश की अर्थव्यवस्था तथा महामारी से लड़ने के लिए जैसे वैक्सीन का आविष्कार हुआ और नियमित रूप से सभी को वैक्सीन का डोज मिलने लग गया और वहाँ के हालात हैं उस हालात में सुधार आया। उस सुधार आने की वजह से उन्होंने क्या किया? जो अपना स्थान था उस स्थान पे वो वापिस आ गए। तो फिर यदि जैसे ही वहाँ का जो माहौल फिर से बिगड़ गया, कहने का मतलब जो है कोरोना ग्रसित ज़्यादा होने लग गए, तो उन्होंने फिर दोबारा वहाँ से स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे आ गए। तो वो जो है उन्होंने एक स्थान बदला, फिर उसी स्थान पे आ गए जहाँ वो प्रारंभिक अवस्था में थे, या फिर जो उनका स्थायी निवास था उस स्थायी निवास पे वो आए। वो क्या कहलाएगा? अस्थायी प्रवास। क्या कहलाएगा? अस्थायी प्रवास। ये सामान्य शब्दों में मैंने बताया आपको। आप यदि इसको अच्छे से समझोगे तो आप जान पाओगे कि स्थायी प्रवास कौन सा है, अस्थायी प्रवास कौन सा है। इसके नाम से जैसे विदित हो रहा है, ये अस्थायी का मतलब जो स्थायी ना हो वो क्या कहलाएगा? अस्थायी। ठीक है, प्रवास का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलना। कहने का मतलब जो प्रवास हुआ है वो क्या नहीं हो? सुनिश्चित नहीं हो और या फिर निश्चित नहीं हो। मतलब उसमें क्या होगा? यदि गए हैं तो वापस भी आएंगे। ठीक है, हाँ जी। एक नंबर 3 आता है अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट मौसमी प्रवास। क्या? मौसमी प्रवास। मौसमी प्रवास को हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। तो मौसमी विस्तार को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा ग्लोब की तरफ या फिर जो है थोड़ा सा अक्षांश रेखाओं के बारे में और साथ ही जो है अपन चर्चा करेंगे पृथ्वी के बारे में। देखिएगा कि देखो ये क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, इसको मैं 2 भागों में बांटता हूँ। क्या करता हूँ? 2 भागों में बांटता हूँ। जो ऊपरी जो हिस्सा है उस ऊपरी हिस्से को
मैं किस नाम से बुलाऊंगा? उत्तरी। यानी जो है ग्लोब का जो ऊपरी हिस्सा वो होता है वो क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। वहीं इसके विपरीत जो है गोलार्ध वो क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। हाँ जी, इसका मैं ट्रिक भी बता दूंगा आपको। और जो अपना राइट हैंड है, हमेशा याद रखो, जो अपना राइट हैंड है तो राइट हैंड की तरफ हमेशा कौन सी दिशा होगी? कौन सी दिशा होगी? पूरब। ठीक है, कौन सी दिशा होगी? पूरब। हमेशा याद रखना, जो राइट हैंड की तरफ हमेशा कौन सी दिशा होगी? पूरब। ठीक है, वहीं इसके विपरीत कौन सी होगी? पश्चिम। ठीक है, जैसा कि आपको विदित है कि पूर्व जो दिशा है उसके विपरीत दिशा कौन सी होती है? पश्चिम दिशा। कौन सी? पश्चिम दिशा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी। वहीं यदि हम गोलार्धों की बात करें तो हमेशा याद रखना जिंदगी में कि जब भी यदि हमें गोलार्धों की बात करेंगे, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, तो जैसे हम दिशाओं की बात करेंगे तो दिशाएं हमेशा जो है उत्तर से या फिर दक्षिणी गोलार्ध से शुरू होंगी। ठीक है, कभी पूर्व या पश्चिम से शुरू नहीं होंगी। ठीक है, दोबारा सुनो एक बार। यदि हम गोलार्धों की बात करेंगे तो हमेशा उत्तरी गोलार्ध या फिर दक्षिणी गोलार्ध से दिशाएं शुरू होंगी। इसके अलावा पूर्व या पश्चिमी से दिशाओं का हम अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि भूगोल जो विषय है वो ये कहता है कि जो है मानचित्र पर हमेशा जो दिशाएं होती हैं वो या तो उत्तरी गोलार्ध से हम अध्ययन करेंगे या फिर जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ से हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, हाँ जी। इसका ट्रिक देखो, वो मैंने ट्रिक क्या बनाया है इनको याद करने का लाइफ टाइम के लिए। वो क्या है? पप्पू कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। पप्पू कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। ठीक है, आप याद रखोगे। पैसे क्या हो गया? पश्चिम। ठीक है, हाँ जी, पैसे क्या हो गया? पश्चिम। पू से क्या हो गया? पूरब। क्या हो गया? पूरब। ठीक है, आपको पश्चिम और पूरब का पता चल गया। ठीक है, पप्पू कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। कहने का मतलब जो ऊपर की जो दिशा है वो क्या कहलाई? उत्तर। अब आप पूछोगे उत्तर कैसे कहलाई? मैंने ट्रिक क्या बनाई है? पप्पू कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो ऊ से क्या हो गया? ऊपर, और ऊ से उत्तर। ठीक है, हाँ जी। दोबारा सुनो एक बार, मैंने इसका क्या ट्रिक बनाया है। पप्पू कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। भाई पैसे क्या हो गया? पश्चिम। पू से क्या हो गया? पूर्व। ठीक है, और ऊपर का अर्थ क्या हो गया? उत्तर दिशा। जो है पश्चिम दिशा, फिर पूर्व दिशा, फिर जस्ट इसके अगर ऊपर की बात करूं तो ऊपर कौन सा होता है? उत्तर दिशा। जैसा कि आपको यहाँ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ऊपर जो है कौन सी दिशा होती है और नीचे कौन सी होती है। ठीक है, शायद आपको ऊपर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको इतना तो देख पा रहे हो कि ऊपर क्या होता है? उत्तरी दिशा होती है। क्या होती है? उत्तरी दिशा होती है। गोलार्ध में ऊपरी जो भाग है वो क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध। क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध। शायद आप अच्छे से देख नहीं पा रहे हो, तो मैं इसको थोड़ा सा ये गोलार्धों को थोड़ा नीचे समझा देता हूँ ताकि आपको लाइफ टाइम तक अच्छे से याद हो जाए। देखिएगा, देखो ये अपना क्या है? गोलार्ध है। ठीक है, हाँ जी। इसको हमने क्या किया? दो भागों में बांटा। ठीक है, जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाया? उत्तर। क्या कहलाया? उत्तर। क्या कहलाया? उत्तर कहलाया। सीधी सी बात है। ऊपरी जो भाग है वो क्या कहलाया? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाया?
उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, क्या कहलाया? उत्तरी गोलार्ध। जो नीचे का जो हिस्सा वो क्या कहलाया? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाया? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, हाँ जी। वहीं ये भाग किस नाम से कहलाएगा? पश्चिम दिशा। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। और ये कौन सी है? पूर्व दिशा। कौन सी? पूर्व दिशा। ठीक है, हाँ जी। इसका मैंने ट्रिक क्या बताया आपको कि पप्पू कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। पप्पू कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। देखो, पैसे पश्चिम, ठीक है, और पू से क्या हो गया हमारा? पूर्व। ठीक है, आपको पश्चिम और पूर्व का अच्छे से पता चल गया कि पहले क्या आएगा? पश्चिम आएगा, उसके बाद पूर्व आएगा। ठीक है, फिर पप्पू कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। ऊपर, तो ऊ से क्या हो गया? ऊपर क्या होता है? उत्तर दिशा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ऊपर कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। या फिर दिशा कौन सी? उत्तरी दिशा। ठीक है, वहीं इसके विपरीत कौन सी दिशा? दक्षिणी दिशा। यदि वहीं हम बात कर रहे थे मौसमी की, जैसा कि एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्र है वहीं, और यदि हम दूसरे गोलार्धों की बात करें, जैसे अंटार्कटिका है जो है महाद्वीप, उस महाद्वीप की बात करें तो वो महाद्वीप क्या है? बर्फीला है। तो उस महाद्वीप क्या बोलते हैं? जनविहीन। क्या बोलते हैं? जनविहीन। कहने का मतलब वहाँ कोई नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वहाँ परमानेंट रूप से क्या पड़ती है? बर्फ़ पड़ती है, और बर्फ़ पड़ने की वजह से वहाँ कोई रह नहीं सकता, क्योंकि वहाँ का मैंने टेम्परेचर क्या बताया था? -49 डिग्री सेल्सियस। तो जैसा कि आप समझ सकते हो, इतना यदि टेम्परेचर होगा, इतना यदि माइनस में वहाँ पे तापमान रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये क्या है? वायुदाब। क्या है? वायुदाब। हमेशा याद रखो, जहाँ हमें बर्फ़ पड़ती है वहाँ वायुदाब सर्वाधिक होगा। जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ तापमान हमेशा अधिक होगा। ठीक है, वही यदि बर्फ़ पड़ रही है तो वहाँ जो है वायुदाब क्या होगा? अधिक होगा। तो हम मौसम से संबंधित पढ़ रहे थे। तो जैसे कि उत्तरी जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। क्या पड़ती है? बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ये उत्तरी गोलार्ध के जो लोग हैं वो जो है यहाँ जो मध्यम भाग में जो लोग निवास करते हैं, वो लोग उन लोगों की, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जो उत्तरी गोलार्ध के जो लोग हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में ये क्या हो गया? सबसे पहला क्या हो गया? ये उष्णकटिबंध। फिर ये क्या हो गया? समशीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद ये शीत कटिबंध, क्योंकि इस कटिबंध को मतलब कि 80 से और 90 डिग्री का जो अक्षांश है, वो 90 डिग्री अक्षांश में जो कटिबंध है तो वो क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। क्योंकि शीत कटिबंध क्यों कहलाएगा? क्योंकि शीत कटिबंध के अंदर क्या होता है? वहाँ बर्फ़ सर्वाधिक होती है। इस बर्फ़ की वजह से इसको क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध बोलते हैं। और वहाँ जो है पॉपुलेशन बहुत ही कम मिलेगी। याद रखना बेटा, जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर 80 और 90 डिग्री अक्षांश के बीच पॉपुलेशन बहुत ही कम निवास करेगी। वहीं इसके विपरीत 33.5 डिग्री अक्षांश व 66.5 डिग्री अक्षांश जो है, इन अक्षांशों के बीच सर्वाधिक जनसंख्या निवास करेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है मौसम जलवायु भी कहीं ना कहीं जो है मानव के जो है घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करती है। साथ ही जो जनसंख्या का प्रवास भी वहाँ अधिक मिलेगा, क्योंकि यदि जो है बहुत ज़्यादा गर्मी इलाकों में जो लोग रहते हैं तो क्या करते हैं, वो 2-3 महीने या फिर 3-4 महीनों के लिए
ठंडे इलाकों में चले जाते हैं। तो ये क्या कहलाया, मौसमी प्रवास। जैसे कि जो समुद्री इलाकों के अलावा जो बर्फीले इलाके होते हैं जहाँ बर्फ़ में पड़ती है, वो लोग जहाँ मध्य में श्रेणी का तापमान रहता है, समशीतोष्ण जो तापमान होता है, वहाँ लोग ज़्यादा निवास करते हैं। वहीं जो है शीत कटिबंध के जो लोग निवास करते हैं वो क्या करते हैं, समशीतोष्ण जो जहाँ जलवायु होती है वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ समय के लिए समशीतोष्ण जहाँ जलवायु पाई जाती है वहाँ चले जाते हैं, ताकि थोड़ा सा उनको रिलैक्स फील हो, इसलिए वो चले जाते हैं कुछ समय के लिए। वो क्या हो गया कि मौसमी प्रवास। क्या हो गया, मौसमी प्रवास। यदि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो वहाँ क्या करेंगे, अपना जो उद्गम स्थान है उस स्थान को छोड़ देंगे। जैसे ही मौसम ठीक होगा तो फिर वापस अपने जो है उद्गम स्थान है उसी स्थान पे वो वापस आ जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है मौसमी प्रवास जो होता है वो क्या है, क्या करता है कि मौसमी प्रवास के अंतर्गत किसी देश या समाज या राष्ट्र या विश्व की जो अर्थव्यवस्था व जो पर्यटक जो विभाग है, पर्यटन का जो कहीं ना कहीं जो विकास का केंद्र है, जो पर्यटन से दो आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती है। वहीं जैसे कि भारत में प्रति वर्ष जो है लगभग 84 लाख के करीब क्या आते हैं, पर्यटक आते हैं। जैसे कि भारत के विभिन्न दर्शनीय स्थल हैं, उन दर्शनीय स्थलों पर लोग आते हैं। जैसे कि मुख्यतः की बात करूं भारत की, जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, वहीं दिल्ली का जो लाल किला है, वहीं जो जंतर मंतर है। तो बहुत सारे जो हमारे संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए हैं वहीं। और जैसे कि दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है, उस राष्ट्रपति भवन को देखने के लिए भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं यहाँ पे और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। साथ में हमारी सभ्यता संस्कृति का अध्ययन हो गया और हमारी विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं का वो अनुभव प्राप्त करते हैं जो हमारे पूर्वजों से चलते आ रहा है, जो हमारे पूर्वजों से जो हमको ज्ञान मिला है, उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, साथ ही हमारी सभ्यता संस्कृति को समझने के लिए और हमारी सभ्यता और संस्कृति का जो मूलभूत हमारी जो सभ्यता का जो केंद्र है, जो हमारी संस्कृति के अंदर शामिल है, वहीं का जो कहीं ना कहीं सामाजिक विकास और जो है प्रवास को वो प्रभावित करता है। इसलिए जो है प्रवास, मौसमी जो प्रवास है वो भी जो है प्रवास में मुख्य भूमिका निभाता है और जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बताइएगा ज़रूर आज की क्लास आपको कैसे लगी, कितना समझ में नहीं आया, कितना समझ में आया, वो भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।